हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। माय नेम इज़ पमिता सिंह कंडारी। और कल हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि बेसिक टर्म्स क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की, और उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स देखी थी। और सैम्पलिंग टेक्निक्स हम देख रहे थे उसमें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं। तो हमने उसमें देखा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स थी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स थी। फिर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर जो सैम्पलिंग्स यूज़ होती हैं वो हमने देखी थी कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको याद हो, एक में सिंपल था, एक में स्ट्रेटिफाइड था और एक में सिस्टमेटिक था। हमने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स तक पढ़ लिया था कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे। अगर आपको याद ना हो तो ये वाला टॉपिक है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो का है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। और ये सब था उसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वाला, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। आज हम इससे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ही, कल की वीडियो में हमारा रह गया था, हमने इसके एग्जाम्पल नहीं देखे थे, रियल टाइम एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आज आपको बता देती हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का एग्जाम्पल, सॉरी, वो है जैसे मॉल होता है, ठीक है। मॉल में सर्वे करते हैं। मॉल में कोई टीवी, कोई सपोज करो कोई फिल्म रिलीज़ हुई, उस फिल्म का रिव्यू पूछने के लिए जो पत्रकार होते हैं, हमारे पत्रकार महोदय होते हैं जो मीडिया वाले, वो क्या करते हैं, जो बाहर फिल्म देख के निकल रहे होते हैं, किसी को भी पकड़ेंगे, ठीक है, किसी को भी रैंडम पर्सन को पकड़ लेंगे, ठीक है, और उससे पूछेंगे कि कैसे कैसे मूवी कैसी लगी आपको। सपोज करो आजकल स्त्री 2 या फिर कोई और मूवी चल रही है, उसको वो पूछते कैसे लगी। तो वो हर पहले पर्सन को पकड़ा, ठीक है, फिर वो अपने ही बेसिस पे, मतलब मीडिया वाले अपने आप ही सेलेक्ट कर लें मन से कि हम हर 8th व्यक्ति को जो निकल रहा होगा उसे पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं, ठीक है। तो जो भी काउंट करके वो निकालें 8वें बंदे को, ठीक है, फिर 8वें के बाद फिर और 8वें बंदे को, ऐसे करके। तो वो अपना अपना खुद का कुछ देखते हैं मन में डिसाइड करके, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया उसका एग्जाम्पल। तो हम इसमें लिख सकते हैं मॉल, ठीक है, सर्वे ऑफ ए फिल्म रिव्यूज़, ठीक है। तो ये भी किस में आता है, ये भी आता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में। नेक्स्ट था क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है हम देखेंगे आज, पार्ट 2 ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्लस्टर टेक्निक, ये कौन सा है हमारा 4th क्लस्टर टेक्निक। अच्छा, ये किसके अंदर आता है, टेक्निक्स। तो ये किसके अंदर आता है क्लस्टर टेक्निक, ये आता है आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आता है, ठीक है। फोर्थ टाइप है सैम्पलिंग का। तो इस टेक्निक में क्या होता है, देखो इसे क्लस्टर क्यों बोला है, झुंड में, क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन ली जाती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसको बहुत बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है। तो वो जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो वो एकदम से तो नहीं कर सकते ना रिसर्चर्स। और सैंपल कैसे लेंगे, वो उस पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में इसको कैसे इसकी परिभाषा क्या होगी, This technique is used when large population geographically, ठीक है, geographically dispersed
जैसे कि हमारे भारत के जो सॉफ्टवेयर मार्केट के एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा है ना, सॉफ्टवेयर मार्केट की डिमांड, इंडियंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज काफ़ी देते हैं। तो कुछ न्यूजीलैंड में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ इंडिया में भी हैं, ठीक है, मूव करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। तो उनकी अगर स्टडी करनी हो, है ना, ऑल ओवर जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं ना फिर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़, तो उनके ऊपर अगर किसी सरकार को अपने डाटा में कलेक्ट करने के लिए, है ना, बजट के लिए पता करना हो कि कितने लोग एम्प्लॉयड हुए, तो क्या करेंगे उसको, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन लार्ज पॉपुलेशन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, मतलब अलग अलग हो जियोग्राफिकली, इज अंडर स्टडी। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? तो जो ये हो गया होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स विच इज कॉल्ड क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि क्लस्टर को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा वो समझ में क्लस्टर क्या है, मैंने बताया था झुंड कहते हैं, तो उसे क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। अब क्या है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई कंपनी है, वो अपने, मैंने उसका एग्जांपल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल तो दे ही दिया, और हम एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया कंट्री में, है ना, अपने भारत की कंट्री में। तो जो लॉन्च किया प्रोडक्ट, उसके लिए वो अब क्या चाहती है, उसके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लिए वो सर्वे करना चाहती है कि कैसे पब्लिक को पसंद आ रहा है कि वो नहीं आ रहा है प्रोडक्ट। तो वो क्या करेंगे, एक पूरी कंट्री में तो वो जा के नहीं पूछेंगे एक एक से कि हाँ आपने लिया बताओ कैसा रहा। तो वो क्या करेंगे, सिटीज़, टाउन, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, इन सबको क्लस्टर में, मतलब सिटीज़ का अलग सर्वे लेंगे, ठीक है। जैसे गाज़ियाबाद का अलग ले लिया, मुंबई का अलग ले लिया सर्वे, ये क्लस्टर हो गया ना एक तरीके का। तो इसे क्या कहते हैं, क्लस्टर टेक्निक्स। तो एग्जाम्पल क्या है, ए कंपनी वांट्स to study the performance of a particular product in the country, ठीक है। The country is divided into cluster, cities, towns, metropolitan fine areas etc. तो अगर हम देखा जाए तो बेसिकली सैम्पलिंग इज डन एरिया वाइज, फाइन, एरिया वाइज और एरिया बेसिस, फाइन। तो अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया, आज हमारा हो गया पूरा प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स के टाइप्स ख़त्म हो गए आज। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, अगर आपको याद हो, आप ध्यान से पढ़ रहे हो चैनल पे, तो मैं बार बार पीछे का तो नहीं दिखाऊंगी। बताओ दूसरा क्या बताया था सैम्पलिंग टेक्निक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दूसरी क्या है अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, याद हो किसी को तो। तो दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। तो इसमें क्या क्या आता है, इसके टाइप्स क्या क्या थे, अगर याद हो तो टाइप्स थे, एक नंबर 1 पे था कन्वीनियंस, ठीक है। नंबर 2 पे था जजमेंट जिसे हम परपजिव भी बोल सकते हैं, परपजिव सैम्पलिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। थर्ड पे था कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग। और फोर्थ पे था हमारा, फोर्थ पे क्या था, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक्स में, कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें इस कन्वीनियंस को क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है, ग्रैब सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रैब सैम्पलिंग। अवेलेबिलिटी इसके मैं डिफरेंट नाम बता रही हूँ जो इसका यूज़ किया जाता है। लिटी सैम्पलिंग, आगे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, फाइन, एक्सेट्रास। हम इन नामों से भी जान सकते हैं, ग्रैब, अवेलेबिलिटी और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। अच्छा, इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो डाटा वाले कलेक्ट करने वाले होते हैं, तो डाटा कलेक्ट करने वाले होते हैं वो जो कन्वीनियंटली अवेलेबल रिस्पोंडेंट्स हैं, मतलब जो जो आसपास सुविधा से मिल जाते हैं, ठीक है, सर्वे करने के लिए, जो पास में हुआ, ठीक है, उसी को पकड़ के अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं रिसर्चर, उसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर डोमेन वाले, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर पे अगर सर्वे करना है तो पास में जो डॉक्टर अवेलेबल है, जो मेडिसिन वाले दुकानदार अवेलेबल हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनको पकड़ के वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग in which data is collected, ठीक है, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द, देखो अब इसको जो ये वर्ड है इसको मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, फ्रॉम द कन्वीनियंटली अवेलेबल रेस्पोंडेंट्स, ठीक है, कन्वीनियंटली अवेलेबल रेस्पोंडेंट्स, मतलब उस टाइम पे सुविधाजनक रूप में जो भी रिस्पोंडेंट्स या जो भी सर्वे को देने वाले व्यक्ति आसानी से मौजूद होते हैं उस रिसर्चर के आसपास ही, उसे ही पकड़ के वो उसका व्यू पूछ लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल गया होगा ये सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट होती है और फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है, तो कह सकते हैं ये लो कॉस्ट और फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स है, ठीक है, लो कॉस्ट एंड फास्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डोमेन नॉलेज वाला मैंने हेल्थ केयर सेक्टर वाला आपको एग्जाम्पल दिया था हिंदी में, वही आप यूज़ कर लेना, डोमेन नॉलेज इन डाटा साइंस, ठीक है, विल बी इन सर्वे। एग्जाम्पल हेल्थ केयर है ना, जो भी पास में मौजूद है उसी का ही एग्जाम्पल हेल्थ केयर, ठीक है, तो ये है ये हो गया हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, किसे कहते हैं, जजमेंट। दूसरा हो गया जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होता है, अच्छे सैम्पलिंग के भी ऐसे ही नाम होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने कन्वीनियंस के बताए थे, ग्रैब, अवेलेबिलिटी, इसके भी नाम होते हैं। इसके नाम कौन कौन से हैं, इसको हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैम्पलिंग, सेलेक्टिव सैम्पलिंग, सैम्पलिंग सबके आगे लगेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, ठीक है। और इस सैम्पलिंग में क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो रेस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं अपने खुद के अनुभव,
ठीक है, और नॉलेज के आधार पर, मतलब वो जजमेंटल अपनी जजमेंटल इंट्यूशन को फॉलो करते हैं रिसर्चर, और उसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए सैम्पलिंग टेक्निक in which researcher selects the respondents based on his knowledge and judgment। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं अपने अनुभव, जजमेंट मतलब अपने अनुभव के आधार पे, अपनी जितनी भी उनकी नॉलेज होती है उसके आधार पर रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये भी बहुत ही इजी, अब वैसे सिलेक्ट करने के तरीके से ही समझ गए होंगे, ये भी बहुत इजी और कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक्स है, लेकिन ये क्या है, बायस्ड हो सकती है। ठीक है, सैम्पलिंग बायस्ड हो सकती है, सैम्पलिंग बायस्ड हो सकती है। ठीक है, एज क्यों हो सकती है बायस, क्योंकि ये टोटली रिसर्चर के जजमेंट पे डिपेंड करती है, एज इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रिसर्चर्स जजमेंट। ठीक है, ये हो गया जजमेंट सैम्पलिंग। अच्छा, इसमें एग्जांपल देने की ज़रूरत तो है नहीं, मतलब कुछ भी जो रिसर्चर है वो अपने पर्सनल मतलब अपने खुद के अनुभव से और नॉलेज से जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 हो गया कोटा सैम्पलिंग। अच्छा, कोटा जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें तो पता ही होगा कि कोटा किसे कहते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हर किसी का कोटा डिसाइडेड है ना, गवर्नमेंट करके रखती है पहले से ही। SC ST का कोटा अलग है, जनरल का अलग है, तो कोटा तो आप समझ ही गए होंगे कि कोटा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होता है, पहले एंटायर पॉपुलेशन को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एंटायर पॉपुलेशन को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डिवाइड, ये डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप को असाइन करते हैं कोटा, असाइन किया जाता है इस ग्रुप को कोटा। ठीक है, अब कोटा होता क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, टू बी सेलेक्टेड फॉर रिसर्च। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स क्या, कोटा में गवर्नमेंट क्या कहती है, जो एक EWS कोटा भी निकाला है, तो उन्होंने उसमें EWS में अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, जिसके घर इतना सा हो, 250 गज की ज़मीन हो, है ना, कुछ ऐसा उन्होंने निकाला है। तो उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ आइटम्स बता दिए कि अगर ये होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के पास तो समझो EWS में आ गया। ठीक है, एनुअल इनकम पूरे परिवार की इतनी हो, 2 लाख हो या 1 लाख हो, ये क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो उसे रिसर्चर्स सेलेक्ट करते हैं, उसे कोटा कहा जाता है। ठीक है, उसे कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है। अच्छा, ग्रुप के एग्जाम्पल जैसे हैं, ये तो समझ गए ना कोटा सैम्पलिंग किसे कहे जाते हैं। अच्छा, वंस कोटा इज असाइन टू ईच ग्रुप, ठीक है, जब कोटा हर एक ग्रुप को असाइन कर दिया जाता है, तब इस कोटा पे कौन सी सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग इज़ यूज्ड। ठीक है, इसमें मतलब रिसर्चर्स अपने रिस्पोंडेंट पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से फिर क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं अप्लाई। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम आ जाते हैं, कौन सा है अब लास्ट, कौन सा बचा हमारा, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग,
अच्छा, स्नोबॉल आपने कभी अगर आप लोग कहीं पर ट्रैवल किए होगे पहाड़ी एरिया पे, वहाँ पे बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ का आप गोला बनाते हो, ठीक है। गोला बना के उसको फेंको अगर नीचे पहाड़ पे, तो वो गोला छोटा होता है पर नीचे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो फेंकते तो आप छोटा सा और नीचे और बर्फ़ के साथ मिलके बड़ा हो जाता है। तो यही स्नोबॉल सैम्पलिंग में होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें ये होता है as the snowball moves further from top to bottom on glacier, it gets bigger and bigger, ठीक है। ऐसे ही स्नोबॉल सैम्पलिंग में होता है। इसमें क्या होता है, रिसर्चर सेलेक्ट्स, आपको दिख रहा है, रिसर्चर सेलेक्ट्स 1 और 2 रेस्पोंडेंट्स, ठीक है, और फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो 1 और 2 रेस्पोंडेंट्स सेलेक्ट किए हैं, यही रेस्पोंडेंट्स थर्ड रेस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड रेस्पोंडेंट्स है, ये फोर्थ को सेलेक्ट करता है, ठीक है, सेलेक्ट, ये फोर्थ को सेलेक्ट करता है, किसको, फोर्थ को। तो ऐसे कर करके क्या होता है, एंड में बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स का एक सैंपल बन जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब जैसे ही जैसे नीचे जाते जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके भी बहुत सारे नाम हैं। इसमें क्या कहते हैं, रेफ़र करते हैं, मतलब रेफ़र करते हैं। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए रेफ़र कर दो आप, है ना, कि मैंने यूज़ किया, आप भी करके देखो। फिर आप जब यूज़ करते हो, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्त को बताते हो, आपका दोस्त अपने दोस्तों को बताते हैं। ऐसे ऐसे करके काफ़ी लोग जुड़ते जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इसको रेफरल सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, सैम्पलिंग इसको, ठीक है। और इसी को हम रेफरल के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें रेफ़र किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, ठीक है, कि गांव-गांव में बैठे होते हैं लोग, है ना, जिसे कुछ वॉलंटियर भी बोलते हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का। वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपको कम सुविधा में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो उसे वहाँ लेकर जाते हैं। आशा वर्कर्स जो होती है, रेफरल सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो आज दोस्तों हमने पूरी की, आज ये ख़त्म हो गया है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारी कंप्लीट होती है। कल से हम शुरू करेंगे कि कैसे इन सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है सैंपल कलेक्ट करने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।